ידכלו. שנייה, שילו, שנייה. יאללה, בואו. מעולה. सात अक्टूबर के दिन इजराइल में योम किप्पुर फेस्टिवल मनाया जा रहा था। सब कुछ बड़ा नॉर्मल था, लेकिन अगला दिन इतिहास के पन्नों में एक वॉर की तरह लिखा जाना था। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमास, जो कि ईरान फंडेड टेररिस्ट ग्रुप है, उसने 8 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे वेस्टर्न हिस्सा जो कि गाजा पट्टी से सटा हुआ है वहां पर अटैक कर दिया। तकरीबन 5000 के आसपास रॉकेट दागे जाते हैं। हमास ने आते ही नॉर्मल सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। बच्चे, औरतें, बूढ़े, किसी को भी नहीं बख्शा। हद तो तब हो गई जब एक जर्मन लड़की को मारकर उसे नंगा करके घुमाया गया। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उस लड़की की टांगों और हाथों को ट्विस्ट करके एक आतंकी उसके शरीर के ऊपर अपनी टांग रखे हुए था। जब ये वीडियो ट्विटर पर वायरल होता है तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। अभी की बात करें तो सिर्फ ईरान और कतर ही हमास के सपोर्ट में है। अरब देश न्यूट्रल हैं और बाकी के देश हमास के विरोध में। इजराइल ने सोशल मीडिया की वॉर को तो जीत लिया और अब वो ग्राउंड पर वॉर लड़ रहा है। अभी की बात करूं तो तकरीबन दोनों साइड से 1200 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 800 के करीब इजरायली हैं और 4000 के आसपास लोग घायल हैं। और रही बात वॉर जीतने की, तो ये साफ है कि हमास टिक नहीं सकता। सिर्फ 2 ही दिनों में 500 से भी ज़्यादा एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी पर की जा चुकी है और कई आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इजराइल ने गाजा पट्टी की फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को भी पूरी तरीके से काट दिया है। अब ये तो हो गया अपडेट, लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। आखिरकार ये सब शुरू हुआ कैसे? हजारों सालों से चली दुश्मनी क्या अब ये कारण नहीं है? आप में से जिन लोगों को लगता है कि धर्म के नाम पर ये अटैक होते हैं, तो शायद आप गलत हैं। क्या आपको पता है कि जिस हमास ने अटैक किया है उसे इजराइल ने ही बनाया है, जैसे अमेरिका ने अलकायदा को बनाया? और 2001 तक तो हमास खुद इजराइल के लिए ही जंग लड़ता था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? दुनिया भर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस पूरे इशू को हम ऐसे बताएंगे कि एक 9th क्लास का बच्चा भी समझ ले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। तकरीबन 2000 साल पहले अभी क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी। पर्शिया को रोमन्स के द्वारा हरा दिया जाता है। वैसे बता दूं आपको कि पर्शियंस ही यहूदी हुआ करते थे। रोमन ने इनके मंदिर को तोड़ना शुरू किया, लेकिन इनके पास पैसा और रिसोर्सेज हुआ करता था। इनकी राजनीति को देखकर रोमन ने इन्हें अपने पास रख लिया और जल्द ही रोमन्स और यहूदियों के बीच में समझौता भी हो गया। ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह को क्रॉस पर यहूदियों की वजह से ही लटकाया गया और यहीं से इनके बीच में दुश्मनी की शुरुआत होती है। सही में? नहीं, असल बात तो यह है कि यहूदी शुरू से ही अमीर और मेहनती रहे हैं। जहां भी जाते हैं इकोनॉमिकली उस हिस्से को अपने अंडर ले लेते हैं और उस समय की जो निचले तबके की सोसाइटी थी, उनको लगा कि ये सही मौका है इनके रिसोर्सेज को हथियाने का, और यहीं से शुरुआत होती है ईसाई पंथ की। कुछ लोग कन्वर्ट हो गए और जो नहीं हुए उन्हें या तो मार दिया गया या फिर जगह छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ से यहूदियों के ऊपर लगातार आक्रमण होता रहता था। अब रही बात जेरूसलम विवाद की, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी यहूदियों का विरोध किया था और उन्हें काफिर कहा। आगे चलकर प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम पंथ की शुरुआत की। उस समय भी भारी मात्रा में जूस पैलेस्टाइन वाले एरिया में रहा करते थे। आने वाली इस्लामिक पीढ़ी ने भी जूस को अपना दुश्मन ही माना, उन्हें वहां से भी भागना पड़ा। अब इस्लाम के आने के 1500 साल पहले से ही जूस का वहां पर पूजा स्थल हुआ करता था, जिसे किंग सोलोमन ने 1000 BC में बनाया था, जिसे जायोन माउंटेन भी बोला गया। और इस मंदिर को भी कई बार आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। आगे चलकर यीशु मसीह को यहाँ पर एक गुफा में रखा गया और कहते हैं कि वो वापस जिंदा भी हो गए। तो यहाँ से क्रिश्चियंस की एक होली साइट भी है। फिर 65 AD में सोलोमन टेम्पल, जो कि अब हेरोल्ड के नाम से जाना जाता है, उसको भी रोमन के द्वारा तोड़ दिया जाता है। तब से सिर्फ एक दीवार ही बची है। आगे चलकर 685 में खलीफा अब्दुल अल मलिक ने अल अक्सा मस्जिद बनाई, जिसे हरमल शरीफ भी बोला जाता है। फिर इसको भी कई बार अटैक किया गया, लेकिन अभी का जो ढांचा है वो 1035 में बनाया गया था। यही वो समय है जब ईसाई और मुस्लिम लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन हो गए। कभी बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट उठाकर देखना कि यहूदियों के बारे में उसमें क्या लिखा है। इसी चक्कर में क्रूसेड की शुरुआत होती है, जो कि 1095 से 1291 AD तक चलता है और लाखों यहूदी मारे जाते हैं। इस समय से यहूदियों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और अपना काम करेंगे और सही समय आने पर अपने देश को ज़रूर बनाएंगे। अब साल आता है 1860। पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। सभी यूरोपियन देश एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे कि कौन आगे है। इस रेवोल्यूशन के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला था ओटोमन एम्पायर से आने वाला ऑयल और दूसरा था ज्यूज, जिनका पैसा इसमें लगा हुआ था। अब इसी समय यहाँ मूवमेंट चला नेशनलिज्म का, जहाँ ये मांग रखी गई कि फ्रांस सिर्फ फ्रेंच लोगों के लिए है, जर्मनी सिर्फ जर्मन लोगों के लिए और ब्रिटेन सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए। जब ज्यूस ने देखा कि ये सब लोग अपने अपने देश की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी देश होना चाहिए। तब एक नए मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसे जियोन मूवमेंट या फिर जियोनिज्म बोला जाता है।
साल 1896 में बासेल, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां पर कुछ जूस लोगों की मीटिंग होती है जिसे लीड कर रहे थे थियोडोर हर्जल। अभी जो इजराइल का फ्लैग आप देख रहे हैं ये इन्हीं की देन है और यहीं आगे जाकर जियोनिस्ट मूवमेंट का फ्लैग भी बनता है। इस मीटिंग में ये कहते हैं कि अब समय आ गया है यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का, और ये होगा ओल्ड होली सिटी जेरूसलम में, और जो कि उस समय ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। अब धीरे धीरे करके जूस लोग वहां पर जाकर बसना शुरू हो जाते हैं और इसी बीच ब्रिटेन से मदद भी मांगी जाती है, लेकिन यह मना कर देता है कि भाई यहाँ से हमारा ऑयल आता है। तब जूस ने बोला कि ऑयल वहां से आता है तो पैसा भी हमारा लगा हुआ है, हम अगर वो पैसा खींच लेंगे तो आपका क्या होगा। यहाँ ब्रिटेन मुसीबत में पड़ जाता है। तब तक वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी और यहाँ यहूदी सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस का। साल 1922 में ओटोमन एम्पायर का अंत हो चुका था। अब यहूदियों के पास पैसा तो पहले से ही था, इन्होंने आज के इजराइल में जाकर ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया। इस टाइम पर पैलेस्टाइन का जो हिस्सा है वो जॉर्डन के कंट्रोल में आता था। जॉर्डन ने ब्रिटेन को बोला, भाई ये सब क्या चल रहा है, यहूदियों को आने से रोको, ये हमारी ज़मीन खरीद रहे हैं। तब ब्रिटेन ने भी बोला कि खरीद रहे हैं तो बेच ही क्यों रहे हो। जब जॉर्डन ने बोला कि हमें नहीं पता, इन्हें बस रोको, नहीं तो ऑयल नहीं मिलेगा। अब ब्रिटेन भी यहाँ मुसीबत में पड़ गया। उसने यहूदियों के पैलेस्टाइन में घुसने को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। जूस ने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं। तब ब्रिटेन की तरफ से जवाब आया कि हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाया है, प्रोहिबिटेट नहीं किया है। तुम जाओ लेकिन इलीगल तरीके से, यानी इजिप्ट, लेबनान और सीरिया के रास्ते से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जूस लोगों ने भारी तादाद में पैलेस्टाइन जाना शुरू कर दिया और 1945 में आगे जाकर ये पूरा मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया। जब ज्यूस से पूछा गया कि पैलेस्टाइन तुम्हारा इलाका कैसे हुआ, तो बाइबल की एक लाइन कोट करते हुए बताया गया कि गॉड हैज प्रोमिस्ड द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन टू द जूस। इसे एक हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर लिया गया और नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन में इजराइल को लेकर वोटिंग होती है, जिसके विरोध में 11 वोट पड़ते हैं, जिसमें एक भारत भी था, और बाकी देश सपोर्ट में वोट करते हैं। आगे चलकर 14 मई 1948 में इजराइल बना दिया गया, लेकिन 4 दिन के बाद ही इनके ऊपर अटैक हो जाता है, जिसमें सीरिया, इजिप्ट और अरब पैलेस्टाइन शामिल था। 11 महीने चली इस वॉर में इजराइल जीत गया क्योंकि इसे अमेरिका का सपोर्ट था और बचाव में यूएन की फोर्सेस भी उतर गई, लेकिन इजराइल ने भी कई पैलेस्टाइन टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया। 1956 के दौरान भी इजराइल ने पहले हमला करते हुए स्विस कैनाल पर कब्जा कर लिया और बाद में अमेरिका को बीच में कूदकर इजराइल को फटकार लगानी पड़ी, और इस षड्यंत्र के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन भी शामिल थे। 1967 की 6 डे वॉर, इस समय भी इजराइल जीत जाता है और कैप्चर कर लेता है गोल्डन हाइट फ्रॉम द सीरिया, द वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम द जॉर्डन एंड द गाजा स्ट्रिप एंड द सिनाइन पेनिनसुला फ्रॉम द इजिप्ट। लेकिन साल 1964 में यासिर अराफात और अहमद शुकेरी ने अरब लीग के साथ में मिलकर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका काम था कि फिर से पैलेस्टाइन की टेरिटरी को कब्जाना। 1964 से लेकर 1987 तक पीएलओ के द्वारा छोटे मोटे अटैक इजराइल के ऊपर होते रहते थे और ये जवाब भी दिया करते थे। 1973 में याम किपुर वॉर भी होती है, जिसमें इजिप्ट और सीरिया की बुरी तरीके से हार होती है, लेकिन इसी बीच मोसाद एक गेम खेलता है। 1965 में मोसाद एक संगठन बनाता है जो कि पैलेस्टाइन में रहकर इजराइल को सपोर्ट करे। इसका नाम रखा जाता है मुज़वामा अल इस्लाम। इजराइल इन्हें पैसे देता है और साथ ही हथियारों से भी सपोर्ट करता है जो कि पीएलओ से लड़ने के लिए काम आएंगे। साल आता है 1987। इस समय फर्स्ट इंतिफादा वॉर होती है जिसमें पीएलओ के लोग इजराइल पर अटैक कर देते हैं। वो अलग बात है कि बाद में इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। इसमें मुज़वामा ग्रुप भी इनका साथ देता है। इस लड़ाई के बाद मुज़वामा ग्रुप में भी लड़ाई हो जाती है। अहमद यासीन ने सोचा कि हमारे पास हथियार तो है ही, क्यों ना हम अटैक करके पैलेस्टाइन को हथिया ले। फिर यहीं से जन्म होता है हमास का, जिसका नाम मुज़वामा अल इस्लाम से चेंज होकर हरकत अल मुक़वामा अल इस्लामिया कर दिया जाता है। साल 1993 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में समझौता होता है, ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है। इसमें हमास और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ईरान और सीरिया से मदद मांगता है और इसे मिलती भी है। साथ ही बीच में कतर भी कूद पड़ता है। इस अकॉर्ड में इजराइल शर्त रखता है कि पीएलओ को बंद करना होगा और पैलेस्टाइन की ज़मीन हम तभी छोड़ेंगे जब पीएलओ इलेक्शन लड़कर जीतेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। यासिर अराफात जीत जाता है, लेकिन इजराइल जमीन छोड़ने को राजी नहीं था। फिर साल 2000 में सेकंड इंतिफादा वॉर होती है जिसमें भी इजराइल जीत जाता है और आखिर में 2005 में गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पैलेस्टाइन वाले एरिया को छोड़ने से साफ मना कर देता है। और कारण है हमास, जो कि लगातार इजराइल पर छोटे मोटे अटैक कर रहा था। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो शायद ये इशू कब का सॉल्व हो गया होता।
अब बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो इजराइल इस बार पूरी गाजा पट्टी को सपाट कर देगा। कारण है 1973 के बाद से सबसे बड़ा अटैक है ये, जिसमें सिविलियन मारे गए हैं। और रही बात हमास की, तो उसको हिजबुल्लाह का सपोर्ट मिल चुका है, लेकिन ये सब मिलकर भी इजराइल का कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो ये वॉर और भी ज्यादा लंबी चलेगी। अगर इजराइल को कुछ भी होता है तो अमेरिका बिना कुछ सोचे समझे इस वॉर में कूद पड़ेगा और इन आतंकवादी गुटों का नामो निशान मिटा देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए जियो पॉलिटिक्स।